नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 5 नवंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। सो देखते हैं कि आज हमको द हिंदू में क्या क्या डिस्कस करना है। वैसे तो आज कोई ज़्यादा खास आर्टिकल्स नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसमें से फर्स्ट का नाम है फिक्सिंग द रूल ऑफ द इकोनॉमी। इस आर्टिकल कंटेंट है वर्कर्स। आज इस आर्टिकल में हम वर्कर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें उनसे संबंधित कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लोटेशंस रूल्स को रीड करेंगे। आज भारत की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस पैदा हो गया है, जिससे इस इकोनॉमी में सबसे नीचे आने वाले पर्सन्स, लेबर्स, जिनकी इनकम पहले के मुकाबले और ज़्यादा कम हुई है। और आज भारत में इस इनकम क्राइसिस को हटाने के लिए गवर्नमेंट को 3 सॉल्यूशंस मेथड्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि मार्केट्स को फ्री कर दिया जाए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाए। इस सभी मेथड्स को अपनाने से नीचे लेवल पर आने वाले लेबर्स पर ध्यान दिया जा सकेगा और उनकी इनकम को भी रेस किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट द्वारा बोला जाता है कि इन 3 मेथड से अगर मार्केट को फ्री रखा जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे एक किसान को ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल पाएंगे, और जहाँ पर लेबर्स को भी एक फ्री अप मार्केट्स मिल पाएगी, जिससे भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी अच्छे से। एक अच्छी बिना इनकम के पीपल द्वारा कभी भी एक अच्छी मार्केट नहीं बनाई जा सकती बिजनेसेस के लिए। आज भारत की इनकम में डिस्ट्रेस के कारण ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। आज मार्केट्स में लेबर्स को फ्री रखने से उन इन्वेस्टर्स पर से एक बर्डन खत्म हो जाएगा वेजेस का, जिससे एक पर्सन की वेजेस भी इंक्रीज होगी और मार्केट का साइज भी बढ़ेगा। और एक इकोनॉमी में मार्केट के साथ साथ लेबर्स के ह्यूमन राइट्स को भी जगह मिलनी चाहिए। एक अच्छी मार्केट तभी बन पाती है जब एक बायर सेलर के बीच में कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स की डीलिंग होती है, ना कि ह्यूमंस की, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स की। ह्यूमन कोई प्रोडक्ट की लिस्ट में नहीं आते। होता क्या है कि मार्केट्स में आज भी इन स्मॉल वर्कर्स, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है एक कमोडिटी की तरह एक मार्केट में, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा हमेशा लेबर्स लॉज, ह्यूमन राइट्स की बात बोली जाती है, जिनसे इन एक्सप्लॉयटेड ना किया जाए मार्केट में। 24 घंटे काम करा कर और कम वेतन देकर जिन्हें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है मार्केट में इन लेबर्स को। आगे बोला जाता है कि लेबर्स के साथ साथ आज भारत की इकोनॉमी में आज प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिविटी को एक रेशो में देखा जाता है, जहाँ पर उस इकोनॉमी में कितने लोग इंगेज हैं और कितने पर्सन द्वारा उस इकोनॉमी में अच्छे से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। इकोनॉमिस्ट द्वारा कहा जाता है कि एक इकोनॉमी में लेबर प्रोडक्टिविटी का होना आवश्यक है, क्योंकि एक इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी का रीज़न सिर्फ एक लेबर ही है। कंपनीज द्वारा भी अपने प्रोडक्टिविटी को नापा जाता है, उनके अपने एंटरप्राइजेस को कितना प्रोड्यूस किया गया, कितने वर्कर्स द्वारा। एक कंपनी द्वारा भी अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 2 स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाता है, जैसे कि एक कंपनी द्वारा अपने टूल्स, मशीन्स, आउटपुट्स को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है, जिसके लिए ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जिससे उन वर्कर्स द्वारा अच्छे से उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करके आउटपुट निकाले जाते हैं। ये मेथड बड़े बड़े कैपिटल रिच एंटरप्राइजेज और डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। दूसरा मेथड है कि अगर एक एम्प्लॉयर्स द्वारा अपनी ही वर्कर्स को स्किल जनरेट कराई जाए और उनके एंटरप्राइजेस फैक्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट होती रहे टाइम टू टाइम, जिससे मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों द्वारा कॉपरेट करके सिस्टम की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी और एक लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाले जा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे जापानीज़ कंपनीज़ द्वारा ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे कि 1960 और 1970 में किया गया था जापानीज़ द्वारा, जब वह वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन पावरफुल बिजनेसेस बने थे, जिसमें उन कंपनीज़ द्वारा अपने वर्कर्स को हायर किया गया था, लाइफ टाइम बेसिस पर किया जाता था। उनके द्वारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वर्कर्स पर की गई थी और जो वर्कर कंपनीज़ की एक एप्रिशिएटेड एसेट्स बने, जिससे उन कंपनीज़ का साइज़ बड़ा हुआ और प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी बेस्ट हुई। एक एंटरप्राइजेस की ह्यूमन ही सिर्फ एप्रिशिएटिंग एसेट्स बन सकता है, जो ह्यूमन लेबर खुद से ही अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, जबकि दूसरी साइड एक मशीन बिल्डिंग को सेटअप करने से वो कभी भी अपनी एक एप्रिशिएटिंग एसेट्स नहीं बन सकती। वो हर साल समय के साथ साथ उसमें गिरावट होती जाती है। आज मार्केट में लेबर्स की ट्रीट को रिस्पेक्ट से करना चाहिए, जिससे उन्हें एक इन्वायरमेंट प्राप्त हो स्किल जनरेट करने के लिए और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, जिससे आज मार्केट में अच्छे से मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ना होने से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं किया जा पा रहा है, जिससे वर्कर्स को भी रिमूव किया जाता है एक कंपनी द्वारा। आज एक अच्छे प्रोडक्टिव टाइम पर कंपनी इन्हें हायर करती है और थोड़ा सा ही डिस्ट्रेस
आते समय कंपनी इन्हें फायर कर देती है जॉब से, जैसे कि आज कंपनीज द्वारा किया गया। इस लॉकडाउन में कंपनीज द्वारा हायर फायर की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना, जिससे एक नेशन की प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं पाएगी कभी भी। कंपनी एक लेबर को फायर जब कर देती है जब उस कंपनी की कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है, जब कंपनी द्वारा उसकी प्रोडक्टिविटी को यूज़ ना किया जा पा रहा हो, जिससे कंपनी एक को निकालकर अन्य पर्सन्स को हायर करती है और कंपनी उन 5 पर्सन्स के बारे में कुछ नहीं समझती है। आगे बोला जाता है कि अगर एक कंट्री में कोई सक्षमता नहीं है प्रोडक्टिविटी की, पॉपुलेशन होने के बाद भी अच्छे रिसोर्सेज ना होने से, तो उस कंट्री की किसी गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है उन पर्सन्स को फायर करने का जॉब से, क्योंकि जिसके बाद वे पर्सन सिर्फ माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि उनकी ऑन कंट्रीज़ में जॉब ना होने से और प्रोडक्टिविटी होने ना से उन लेबर्स को अन्य कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। आज हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैपिटल की कमी पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स की लेबर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इन कंट्रीज़ को एक करेक्ट सही रेशो में पर कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज को इकोनॉमी में इंगेज कराया जाए, जिससे बिजनेसेस को रन करा जा सके और नेशनल स्ट्रैटेजीज़ को भी। इन स्ट्रैटेजीज़ को जापान द्वारा लाया गया, जिससे जापान एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है आज की डेट में, जिसे एक इकोनॉमिस्ट EF शोमेकर द्वारा भी काफ़ी इफेक्टिव बताया गया है। शोमेकर एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, जिनके द्वारा हमेशा कैपिटलिज्म को इंगेज टेक्नोलॉजी से करने से आउटपुट अच्छे निकालने की बात रखी गई थी। उनके द्वारा बोला जाता था कि अगर टेक्नोलॉजी के लेवल को पहचानने के लिए इक्विपमेंट्स कॉस्ट पर वर्कप्लेस मेथड को अप्लाई किया जाए, जिससे टेक्नोलॉजी को बनाया जा सके एक वर्कप्लेस के आधार पर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा किया जाता है। आज डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट फॉरेन की टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजी तो प्राप्त हो जाती है कंट्री को, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है वर्क प्लेस से, जिसकी वजह से एक जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पैदा हो जाती है। आज बाहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और लॉकडाउन होना इकॉनमी से, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आज हर एक पर्सन पर। आज इन वर्कर्स को सिक्योरिटी प्राप्त होनी चाहिए मार्केट में, जिसके लिए आज एक अच्छी जॉब्स को बनाया जा सकता है। अगर वर्कर्स और सोसाइटी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक वर्कर्स द्वारा कंपनी में गुड सर्विसेज को बनाया जाता है, तो जो इकोनॉमी का साइज़ बड़ा करते हैं, और जिसके बदले में आज सोसाइटी को उन वर्कर्स को एक रिस्पेक्ट और अच्छी इनकम मिले, जिससे वे इन्फ्लुएंस होकर डिग्निटी के साथ काम करें और अच्छे से। गुड जॉब्स के लिए गुड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। आज एक कंट्री की गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ना बनाए, जिनसे सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही फ़ायदा हो। ऐसे रूल्स बनाएं जिनसे हर एक सिटीजन वर्कर को बेनिफिट हो, जो पर्सन एक एंटरप्राइज या इकोनॉमी में इंगेज होते हैं। आज एक इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाए, सिर्फ स्किल्ड लेबर्स वर्कर्स को नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया जाता है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन होता है उन लेस स्किल्ड वर्कर्स का। इस पॉलिसी को रिप्लेस करके, जिससे इनोवेशन डाली जा सके इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे इकोनॉमी को पुश किया जाए, और उन वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए जो माइग्रेट हुए हैं, जिनकी लाइफ हमेशा से ही डेंजर रिस्क में रहती है, क्योंकि MNC और इन्वेस्टर द्वारा काफ़ी बड़े और कड़े सख्त रूल्स बनाए जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। आज रूल्स होने चाहिए एक वर्कर्स और एक स्मॉल बिजनेसेस के फेवर में जिनसे इन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। आज एक लार्ज इंटरप्राइजेज द्वारा अपने बेनिफिट के लिए कम वर्कर्स से ज़्यादा बेनिफिट लिए जाते हैं, जिनसे एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका। और आज स्मॉल वर्कर्स और स्मॉल एंटरप्राइजेज द्वारा मिलकर एक साथ मिलकर लार्ज एसोसिएशन बनानी चाहिए, न्यू रिफॉर्म्स के साथ में, न्यू टेक्नोलॉजी से, जिससे उनके राइट और नीड को पहचाना जा सके। तो चलते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है, उसका नाम है स्टार स्टेटस। इस आर्टिकल का कंटेंट है कि स्टार कैंपेनर। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया है। फॉर्मर CM कमलनाथ मध्य प्रदेश के स्टार कैंपेनर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने से चीफ जस्टिस S.A. बावड़े द्वारा माना गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है जो उनके द्वारा डिसीजन लिया गया। उस डिसीजन पर कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया। अभी मिस्टर नाथ को क्रिटिसिज्म किया गया। अभी बाई इलेक्शन हो रहे थे मध्य प्रदेश की असेंबली में, जिसमें कमीशन द्वारा ऑर्डर दिए गए थे 30 अक्टूबर को कि मिस्टर कमलनाथ को पॉलिटिकल लीडर पद से हटाया गया है इस स्टार कैंपेनर में, जो इलेक्शन वहाँ कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जा रहे थे। सेक्शन 77 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, जिसमें एक स्टार कैंपेनर में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उसकी एक्सपेंडिचर उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा पूरा किया जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही वो पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ किया जाएगा, वो जो इलेक्शन लड़ेगा, जिसकी
जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट को इलेक्शन अथॉरिटीज़ को जमा कराना पड़ता है, और इस स्टार कैंपेन में जो भी एक्सपेंडिचर एक कैंडिडेट द्वारा किए जाएगा वो स्टार कैंपेनर की लीगैलिटी के आधार पर उसे पूरा किया जाएगा उसकी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, ना कि उसके द्वारा। जबकि अभी इलेक्शन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्डर जारी किया गया जिसमें इस स्टार कैंपेन के स्टेटस को बदल दिया गया, जिसमें बोला गया है कि स्टार कैंपेन के में एक कैंडिडेट द्वारा किए गए खर्चे की पूरी भरपाई एक कैंडिडेट द्वारा ही की जाएगी, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऐसा डिसीजन ऑर्डर लेना जिसके द्वारा इलेक्शन को कंडक्ट से लेकर जिनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन को कंट्रोल और डायरेक्ट करने की, उनके द्वारा आज उनकी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा अभी स्टार कैंपेन के रूल्स को चेंज कर दिया गया उन्हीं के द्वारा। ऐसे करने से उस स्टार कैंपेन की नॉर्म्स व कोड ऑफ कंडक्ट को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि पहले स्टार कैंपेन में कैंडिडेट्स द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज टेरिटरी को कवर कर लिया जाता था एक हेलीकॉप्टर या अन्य ट्रैवलिंग के द्वारा, जिसका एक्सपेंस एक पार्टी द्वारा उठाया जाता था। लेकिन अब कैंडिडेट द्वारा उस खर्चे की भरपाई करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा एक कैंडिडेट के लिए, और शायद से कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा ही ना हो पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कुछ क्लॉज को बनाया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, जिनसे उन कैंडिडेट द्वारा इस कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया जा पाएगा अगर उन कैंडिडेट्स के रिलेशन किसी प्राइवेट सेक्टर्स व अन्य पार्टी वर्क्स के लीडर से होंगे, या फिर वे ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में होंगे, तो वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर वो कैंडिडेट पब्लिक एक्टिविटीज़ में कनेक्टेड नहीं होगा तो वो स्टार कैंपेन में इलेक्शन नहीं ले पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मॉडल कोड यह है कि स्टैचुरी नहीं है, इसे कल इलेक्शंस के लिए बनाया गया है, कुछ नॉर्म्स है जिससे एक नज़र रखी जाए। लेकिन आज ईसीआई द्वारा अपनी पावर्स को रेस किया जा रहा है, जैसे पास्ट में किया गया जब एक केस में ईसीआई द्वारा खुद से ही डिसीजन ले लिया गया था, और यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बिगड़ता जा रहा है। इन ईसीआई की पावर्स का आज इन ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनकी पावर्स का होना ज़रूरी है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन खुद से डिसीजन लेना ये गलत है। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।